तो हेलो फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा कि प्राचीन भारतीय शिक्षा में जो भाषा थी, कौन सी भाषा थी बेटा? संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा में शिक्षा दी जाती थी। फिर क्या थी? मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली आई। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली मुगलों की शिक्षा प्रणाली थी। उसमें अरबी और फारसी प्रमुख शिक्षा भाषाएं थी, है ना। मकतब और मदरसे जो है केंद्र थे, क्या बोलना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करने के। मकतब में छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, मदरसे में उच्च शिक्षा दी जाती थी, थोड़े बड़े बच्चे थे, है ना, उनको। ये सारी चीजें थी। फिर हम लोगों ने क्या देखा था? फिर हम लोगों ने देखा था ब्रिटिश कालीन शिक्षा आयोग एवं समितियां। कौन कौन सी समितियां देखे थे बेटा हम लोग? मैकाले का मिनट पद्धति, है ना, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य था। वुड डिस्पैच। फिर हंटर आयोग आया। मैकाले का मिनट कब आया बेटा? 1835 में आया। वुड डिस्पैच 1854 में आ गया। हंटर आयोग 1882 में आया। बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल वे में सारी चीजें एडजस्ट है बेटा। हर एक स्लाइड में आप लोग कम से कम आधे आधे घंटे में भी आधी चीजें याद करते हो तो आपको याद हो जाएगी, है ना। तो देखो मैकाले की मिनट में क्या बोल रहा था? अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने क्या देखा बेटा? इसकी ट्रिक देखी, है ना। ये मैंने बीच में ही दे दिया था ताकि आप लोगों को भैया पहले से सारी चीजें ट्रिक पता हो। और इससे पहले आप लोगों ने वुड, हंटर और क्या बोलना चाहिए, मिनट, वुड और हंटर अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और हार आयोग, सैडलर, हार्टोग, सप्रू, सार्जेंट, ये सारी समिति भी बनी थी बेटा, है ना। आगे हम लोगों ने देखा था विश्वविद्यालय आयोग। विश्वविद्यालय कब बना था? 1902 में बना था। सैडलर आयोग कब बना था बेटा? 1917 में बना था। हार्टोग समिति कब बनी थी? 1929 से बनी थी। हार्टोग समिति के बेसिस पे क्या बना था बेटा आप लोग को? जो टीचर की शिक्षा प्रणाली के ऊपर टीचर को एजुकेट करने की बात कही गई थी पहली बार, है ना। ये सारी चीजें थी। फिर आगे क्या था बेटा? देखो, फिर भारत के प्रमुख विश्वविद्यालय आयोगों के बारे में हम लोगों ने बताया था। विश्वविद्यालय आयोग, सैडलर आयोग, ये वही चीज था जिसको मैंने रिपीट किया था। फिर देखो भारत की प्रमुख शिक्षा समितियां और उनके योगदान। फिर आई थी क्या? सदर समिति 1934 में आई, ब्रिटिश नीतियों के प्रभाव की जांच करने के लिए। रावत वुड समिति आई थी, व्यावसायिक शिक्षा समीक्षा के लिए। जाकिर हुसैन समिति आई थी, बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा दी रखी थी। बुनियादी जाकिर हुसैन की जो समिति थी उसकी जो अध्यक्षता जाकिर हुसैन जी की थी, है ना। और इन्होंने गांधी जी की जो नई तालीम थी उसके बेसिस पे भी कुछ शिक्षा के बुनियादी सिद्धांत दिए थे। मातृभाषा शिक्षा दी जाए, हस्तकला आधारित शिक्षा दी जाए, शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने की बात किसमें कही गई थी? जाकिर हुसैन समिति, है ना। नई तालीम, बुनियादी शिक्षा इसी से संबंधित है बेटा, है ना। फिर आगे देखो, सार्जेंट समिति आई 1944 में। यही से स्टार्ट होता है बेटा हमारे आधुनिक शिक्षा प्रणाली, जो बेस बोला जाएगा ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है ना। सार्जेंट समिति में क्या बोल रहा था? सार्जेंट लोग शिक्षा प्रणाली पर व्यापक सुधार करने आए थे। बोल रहे थे कि भैया हम आने वाले आजाद भारत के लिए भी हम लोग जो है पिछले भारत के 1944 से 40 साल तक के लिए जो शिक्षा प्रणाली कैसी रहनी चाहिए इसका रिपोर्ट हम बनाएंगे। इसके लिए हम तुमको व्यू मैप देंगे, रोड मैप देंगे, ऐसा ऐसे बात कर रहे थे ये लोग। उच्च शिक्षा के 3 वर्षीय डिग्री कार्यक्रम जो आज तक चला आ रहा है। तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। जिन बच्चों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है उनको तकनीकी शिक्षा दिया गया, जिनको व्यवसायिक शिक्षा देना है उनको व्यवसायिक शिक्षा दिया गया। ये सारी बातें हम लोगों ने किया था। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में शिक्षा आयोग क्या क्या था बेटा? अभी तक हम लोगों ने जो अभी देखा इस स्लाइड से पहले की स्लाइड तक, उसमें क्या था? परतंत्रता में जो शिक्षा आयोग आए थे, है ना, 1800 से लेकर अभी 1944 तक, वो सारे के सारे जो थे ब्रिटिश कालीन शिक्षा पद्धति थे, शिक्षा प्रणाली थे, है ना, जो समितियां बन के आई। अब जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, ये वो कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो 1947 के बाद की जो शिक्षा समितियां आई, है ना, उनके ऊपर था। तो ब्रिटिश काल की गुलामी के अंत के बाद 1947 के बाद जो पहली शिक्षा समिति आई वो कौन थी बेटा? राधा कृष्ण आयोग, जिसमें विश्वविद्यालय आयोग भी बोला जाता है ना। डॉक्टर एस राधा कृष्णन बोला के नाम पे रखा गया है क्योंकि ये अध्यक्षता इन्होंने की थी। इनका उद्देश्य क्या था बेटा? विश्वविद्यालय शिक्षा की समीक्षा करना। यूजीसी की स्थापना भी इसी में की थी। शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम में सुधार भी किया गया इन्होंने द्वारा कि भैया शिक्षा सिर्फ नौकरी का साधन नहीं है। शिक्षा में जो है एजुकेशन के हिसाब से लोगों को नौकरी भी मिलनी चाहिए। तुम ग्रेजुएशन हो रहे हो तो उस बेसिस पे तुमको नौकरी भी मिलनी चाहिए। ये सारी बातें इन लोगों ने की थी। उच्च शिक्षा के माध्यम से नेतृत्व विकास, क्योंकि भैया नेतृत्व विकास की बेसिस पे भी तो चीजों चलती हैं। जो भारत में जो है विश्वविद्यालयों में जो छात्र संघ का चुनाव होता है हर कॉलेजों में, इसी बेसिस पे होता है ना। नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए होता है ना। ये सारी चीजें थी।
फिर हम लोगों ने क्या देखा था, मुदालियर आयोग देखा था। मुदालियर आयोग क्या था बेटा, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में बना था, है ना, जिसके अध्यक्ष थे काम थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। माध्यमिक शिक्षा, म से मुदालियर, म से माध्यमिक शिक्षा, जोड़ी मिला आएगा तो बना लोगे ना, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। आगे देखो, महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति, भैया 1958 पहुंच गया था हमारा भारत। विकास भारत के नाम पे कुछ नहीं हुआ था। विकास कैसे होता भी कैसे, एक सबसे बड़ी देश की सबसे बड़ी न्यू महिला जो थे उनको तो तुमने पीछे ही छोड़ दिया था, उन पर ध्यान ही दे रहे थे। लेकिन 1958 में किसी महान इंसान ने ध्यान दिया, उस बेसिस पे सरकार ने महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति बनाई, है ना, जिसकी जो अध्यक्ष थी कौन थी, दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख समिति भी बोला जाता है राष्ट्रीय शिक्षा महिला समिति को। बालिका, और इसका उद्देश्य क्या था बेटा, बालिका वो महिला शिक्षा की स्थिति में मूल्यांकन। मुख्य सिफारिशें क्या थी, बिल्कुल ये एग्जाम में आता है, इसे रिपीट करवा रहा हूँ। लड़के और लड़कियों की शिक्षा में समानता को सर्वोच्च प्राथमिकता। इससे पहले मैंने कुछ बोला है, इसको डिलीट कर दिया, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो क्या बोला मैंने, लड़के और लड़कियों की शिक्षा में समानता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। मिडिल स्तर तक सह शिक्षा, हाई स्कूल पर अलग अलग शिक्षा, है ना, सह शिक्षा इन द सेंस लड़का लड़की को एक साथ पढ़ाएंगे हम 8वीं तक, उसके बाद फिर अलग अलग शिक्षा के लिए बड़ी बालिका छात्रावास या फिर बालिका कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोला जाएगा। विविध पाठ्यक्रमों व्यवस्था, महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधा देना, महिला शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षा में प्रोत्साहन देना, ये सारी चीजें कौन बोला बेटा, महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा समिति ने बोला, है ना, जो कौन सी ईयर में आई थी, 1958 में आई थी। फिर क्या था बेटा, कोठारी आयोग था। कोठारी आयोग में क्या बोला बेटा, शिक्षा ही समाज के विकास का आधारशिला है ना। इन्होंने क्या बोला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नींव इन्होंने ही रखी थी। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो चल रहा है उस बेसिस पे जो इसकी नींव जो पहली बार रखी गई थी वो इन्होंने नहीं रखा था, है ना। इनके उद्देश्य क्या क्या थे, कोठारी आयोग के प्रमुख उद्देश्य, शिक्षा को सामाजिक पुनर्निर्माण का माध्यम बनाना। जब कभी भी सामाजिक पुनर्निर्माण की बात आएगी हमेशा याद रखना वो कोठारी आयोग से संबंधित होगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक। विज्ञान को शिक्षा का मूल भाग बनाना, क्योंकि भैया डीएस कोठारी विज्ञान में भी रुचि रखते थे, उन्होंने विज्ञान को भी विज्ञान को शिक्षा का मूल भाग बनाने की बात कही। मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा, बिल्कुल सही बात है। 1944 1937 में भी हम लोगों ने ये रियलाइज किया था, है ना। महात्मा गांधी की जो बुनियादी शिक्षा प्रणाली थी, नई तालीम थी, उसमें भी बोला गया था बच्चों को भैया करके सिखाओ, लर्निंग बाय डूइंग करो, ये सारी चीजें बताई गई थी। फिर सामान्य स्कूल प्रणाली लागू करी गई थी। शिक्षा का उन्नयन, ये भी शिक्षक और शिक्षा का उन्नयन, भैया शिक्षा का उन्नयन तभी हो सकता है जब कब होगा, जब शिक्षक जो है क्वालिटी वाइज इंप्रूव होंगे। इसलिए टीचर एजुकेशन की बात भी इन्होंने की थी। इसलिए हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि बीएड में क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना बेटा। आने वाले टाइम में आपको शिक्षक भर्ती की चयन में भी ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, इनसे रिलेटेड बिल्कुल मिलेंगे। गवर्नमेंट के पास बेटा सिलेबस लिमिटेड है, यदि कुछ अलग पूछना है तो उनको इसी से रिलेटेड करके पूछ देगी, क्योंकि बोलेगी भैया जो भी चीज, जो भी पॉलिसीज तुम पढ़ रहे हो तो इस वाले एक्ट में भी डिस्कस किया गया है और इस वाले एक्ट में डिस्कस किया गया है ये वाली बातों को, तो डेफिनेटली ये भी उस आपके सिलेबस का पार्ट होगा, है ना। तो गवर्नमेंट कुछ भी बोल सकती है बेटा, तो हमको तैयार रहना है। तो ये जो क्लास है, कल वाली क्लास है और आज वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप लोगों ने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो मैं आप लोगों से भी सिफारिश करूँ, पहले एक वाली क्लास देख लें, ठीक है, सारी नहीं देखना है तो, क्योंकि ये जो यशपाल समिति हो गई, सारी चीजें समिति जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लास देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, याद करते जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास देख रहे हैं, ये आपका पैटर्न होना चाहिए, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, चलो। शिक्षा से समाज और उज्जवल भविष्य, यशपाल समिति ने क्या बोला भैया, यशपाल समिति 1992 में आई थी। शिक्षा से प्रगति होगी, समाज से समृद्धि होगी। 1992 पता है ना बेटा, बहुत बड़ा हर्षद मेहता स्कैम हुआ था 1992 में, वहीं से याद कर लेना। यशपाल समिति जो है समिति के अध्यक्ष थे, है ना। स्कूल शिक्षा में शैक्षणिक बोध कम करना, शैक्षणिक बोध को कम करने का मतलब था भैया, इन्होंने देखा कि हमारा खुद का बच्चा जो है 2.5 किलो 3 किलो की बस्ते को लेके जा रहा है, जबकि उसकी खुद ही की क्या होना चाहिए, वेट बहुत ज़्यादा कम ही है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, बैग ढो के लेके जा रहे हैं, पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, बस ये पढ़ना करके पूरा टेंशन दिए जा रहे हैं। कॉलेज और स्कूल जो है खासकर प्राथमिक साल में ज़्यादा दिक्कत होती थी, बाकी जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे बैग का वजन वैसे वैसे कम होते जाता है। रियलाइज़ किया होगा आप लोगों ने, है ना। फिर देखो बेटा क्या था इसकी सिफारिशें क्या थी,
पाठ्यक्रम और पुस्तक निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी बढ़ाना। मतलब क्या था भैया, इनका बोलना ये था कि यशपाल जी की समिति का बोलना ये था कि जो भी पाठ्यक्रम है वो कोई वैज्ञानिक या किसी सरकारी अधिकारी को बनाने मत दो, जो इंसान एक्चुअल में टीचिंग कर रहा है ग्राउंड लेवल पे, उस इंसान को पढ़ाने के लिए बोलो, है ना, उस इंसान को करिकुलम के बारे में बताने के लिए बोलो, उस इंसान को करिकुलम डेवलपमेंट के लिए बोलो, है ना। ये सारी चीजें किसने बोली? यशपाल समिति ने बोली। फिर देखो बेटा, प्रतिस्पर्धा के बजाय संवर्धन और मौलिकता को प्रोत्साहित करना, है ना। प्रतिस्पर्धा के बजाय जो हेल्दी कंपटीशन है ना, वो तो सही है, लेकिन उसके बजाय संवर्धन और मौलिकता को प्रोत्साहित करना। भैया हमारे बच्चा जो है एक्चुअल में पढ़ाई कर रहा है तो किस प्रकार से कर रहा है, एक्चुअल में वैल्यूज डेवलप हो रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट थी, है ना। सिर्फ बच्चा पढ़ाई कर रहा है, रटन तच विद्या चरत नहीं, सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना, ये सारी चीजें तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीजों पे भी इन्होंने बात की थी। छोटे बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास की करना, है ना, शारीरिक विकास के लिए जो खेल व्यायाम वाली बातें थी, है ना, ये चीज तो इनको इंक्लूड नहीं की गई थी, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक विकास की बात तो की गई थी, है ना, ये सारी चीजें थी। फिर निजी स्कूलों के लिए स्पष्ट मानक बनाना, क्योंकि निजी स्कूल जो है बेशुमार पैसा भी वसूलते थे, अपने हिसाब से सिलेबस भी बनाते थे, उस हिसाब से दिक्कत होती थी क्या कि सिमिलैरिटी नहीं होती थी पूरे बच्चों की। क्लास 1 का बच्चा जो पढ़ रहा है वही चीज़ जो है क्लास 5 का बच्चा पढ़ रहा है किसी दूसरे स्कूल में। तो ये सारी चीज़ों को भी मान्यता दी गई और एक यूनिफॉर्मिटी लाने की बात कही गई, एक रूपता लाने की बात कही गई। ठीक है बेटा, यशपाल समिति तक यहाँ तक हुआ था। फिर हम लोगों ने क्या देखा था बेटा? हाँ, तो आज अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे आज का कंटेंट। अभी तक हम लोगों ने पूरा पुराना रिवाइज किया। शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन। ऐसी शिक्षा जो गांव-गांव के कोने-कोने, चप्पे-चप्पे तक पहुंचे, है ना। सिर्फ शहरों के बच्चे ही पढ़ाई और एजुकेशन से रिलेटेड ना हो, गांव-गांव के बच्चे भी एजुकेशन से रिलेटेड हों, हर एक जगह के बच्चे जो है एजुकेशन से रिलेट करें। ये सारी चीज़ों की इसमें मान्यता दी गई, क्योंकि जितने भी समिति बनी उन्होंने ये बोला कि भैया बुनियादी शिक्षा दो, प्राथमिक शिक्षा दो, भारत के जो बच्चे हैं उनको जो है एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अच्छे पढ़े लिखे युवाओं की ज़रूरत है भारत को विकास के लिए। ये सारी बातें बोली जा रही थी, है ना। तो इसमें क्या बोला गया? प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या बोला? एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन इन द सेंस 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की बात कही गई थी। प्राथमिक शिक्षा इन द सेंस 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की बात कही गई। जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा भी आगे चल के हम देखेंगे कौन सा एक्ट आने वाला है जिसके बेसिस पे ये सारी बातें होंगी। सार्वभौमिक शिक्षा, सार्वभौमिक शिक्षा क्या होगा बेटा? सभी को शिक्षा, जो भी आपकी क्लास में जो है, कोई गरीब यहाँ का बच्चा बैठा है, कोई अमीर का बच्चा बैठा है, कास्ट के बेसिस पे समानता लाना, है ना, कोई फिजिकली डिसेबल्ड है उसको भी कुल मिला के इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना, ये क्या बोलना चाहिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण का मतलब है। ये सारी चीजें बेटा महत्व की और मतलब की बात कर रहे हैं। ठीक है, हर बच्चे की जाति, जैसे कि हम लोगों ने बात की, जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति आदि से परे बात करना, बिना भेदभाव के शिक्षा उपलब्ध करवाना। नहीं तू काला है, तू गोरा है ना, तुम इस कास्ट के हो, ये सारी बातें बिल्कुल गलत है। ये सारी बातों को भी दूर करने की बात कही जा रही है शिक्षा का सार्वभौमिकरण के उद्देश्य में। इसका महत्व क्या हुआ बेटा? शिक्षा का महत्व मानव की प्रगति का आधार बना, समस्याओं का समाधान करने और का सर्वश्रेष्ठतम माध्यम बना। देखो नीचे कुछ लिखा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। ये बेटा इस गलत है, इसको याद रख लेना, इसको नहीं करना है ना। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अब नया क्या है। देख, संविधान का 86वां संविधान संशोधन 2002 संविधान का 86वां संविधान संशोधन 2002 है ना। इसका मुख्य परिवर्तन क्या था बेटा? अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, अनुच्छेद 45 परिवर्तन किया गया। क्या परिवर्तन किया गया ये भी देखेंगे, नीतिगत कर्तव्य परिवर्तन क्या किया गया, ये सारी चीजें। बेटा मैं जो हूँ आप लोगों को अभी स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक से बताना, ठीक है। ये स्लाइड हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, हम इससे पहले थोड़ा सा अपना फ्लो चार्ट बेसिस पे हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सर आप तो व्हाइट बोर्ड में पढ़ाते ही नहीं हो, ग्रीन बोर्ड में पढ़ाते ही नहीं हो, सिर्फ पीपीटी लेके आ जाते हो, उसी को डिस्कस करते हो, है ना। नहीं बेटा चलो आज थोड़ा सा बोर्ड वर्क भी कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत। कल थोड़ा किए थे क्या?
किए थे ना? हाँ हाँ किए थे। चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है? साथ साथ मेरे साथ बनाते जाइएगा आप लोग भी, ठीक है? अम, हम्म चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी बोर्ड प्रेजेंटेशन पे। जो है थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना? संविधान का 86वां संविधान संशोधन क्यों लाया गया, ये जानने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आजादी की कहानी से, है ना? आप लोग को पता ही होगा 1947 में हमारे देश को आजादी मिली, है ना बेटा? 1947 में आजादी के बाद जो आपका 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, है ना? लेकिन उससे पहले भी एक डेट आती है बेटा, 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ? रेडी था हमारा संविधान। हमारा संविधान रेडी था बेटा, है ना? अब देखो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तब हमारे संविधान में बेटा केवल 22 भाग में बटा था। जो संविधान निर्माण की जो कमेटी थी, उन्होंने क्या किया था, जब संविधान 26 जनवरी 1950 को बना तो सिर्फ 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में, है ना, वर्तमान में बेटा 25 भाग हैं, ठीक है बेटा? अब देखो जब 22 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग है, मतलब ऑब्वियसली बात है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए होंगे, उस बेसिस पे ही भाग बने होंगे, राइट? अब देखो 22 भाग में से जो है, ये भाग जो है इस प्रकार से बटे हुए हैं बेटा, 1 2 3 4, ऐसा करते करते 22 गया हुआ है ना? तो जो भाग 1 है वो बात करता है बेटा संघ और राज्य की सीमा के बारे में, है ना? जो भाग 1 है वो किस पे बात करता है बेटा? संघ और राज्य की सीमा के बारे में, है ना? जिसमें आर्टिकल 1 to 4 तक रहता है, ठीक है? जो भाग 2 है वो बात करता है बेटा किसकी? नागरिकता की। नागरिकता की, है ना?
सिटीजनशिप के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में, है ना, जिसका आर्टिकल शुरू होता है बेटा 5 to 11। ठीक है, फिर आता है बेटा भाग 3। भाग 3 किसके ऊपर है बेटा? हाँ, मौलिक अधिकार के ऊपर है, मौलिक अधिकार के ऊपर है। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो कहां से स्टार्ट है बेटा? आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, इस बीच जो भी आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे वो जो है मौलिक अधिकार से रिलेटेड होगा। क्लियर है बेटा यहां तक? ठीक है, चलो अब देखो, ये तो आप लोगों ने लिख लिया। आई होप आप लोग नहीं लिखे होगे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि बेटा मैं इसको मिटाने वाला हूं। मिटा नहीं रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं। ठीक है, चलो फिर आता है बेटा क्या? फिर आता है बेटा क्या आपका? भाग 4। भाग 4 किस लिए बेटा है? बताओ। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में, है ना, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में है। फिर आता है बेटा भाग 4A। ये किसके बारे में बेटा? ये मौलिक कर्तव्यों के बारे में है ना। कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य के बारे में है। तो मैंने बताया बेटा भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में, भाग 4A मौलिक कर्तव्य के बारे में है, और जो भाग 1 है वो राज्य और संघ की सीमा के बारे में, भाग 2 है नागरिकता के बारे में, भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में। तो जो मैं बात कर रहा हूं ना बेटा, है जो अमेंडमेंट्स की, मुख्यतः जो संविधान का 86वां संविधान संशोधन था, 86 अमेंडमेंट एक्ट जो था, वो बेटा कुल मिला के किसमें चेंजेस किया? वो चेंज किया भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 4A में। ठीक है, भाग 3 में क्या परिवर्तन हुआ बेटा? भाग 3 में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21A। वेरी गुड बेटा, आप लोगों को याद है, चलो बहुत अच्छी बात है ये, है ना। भाग 4 में क्या जोड़ा गया बेटा? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में इसमें क्या जोड़ा गया बेटा? इसमें जो आर्टिकल 45 थी। अच्छा, यहाँ पे कहां से कहां तक आर्टिकल शुरू होता है ये नहीं बताया हूं क्या? चलो बेटा ये भी बता लेंगे आपको, है ना। अब देखो आर्टिकल 45 जो था, ठीक है, ये आर्टिकल 45 से पहले हम लोग चलो ये लिख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बेटा मैं क्या बता रहा था? अच्छा ये नहीं लिखे क्या? ये बेटा आर्टिकल 36 to 51 है ना। फिर आता है बेटा मौलिक कर्तव्य।
मौलिक कर्तव्य 51A के में जोड़ा जा रहा है, 52A के में, है ना बेटा? क्लियर है ना बेटा? तो देखो बेटा, यहां से स्टार्ट हो रहा है हम लोग का क्या, भाग 4 में क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 45 में चेंजेस हुए। फिर क्या हुआ बेटा, फिर क्या हुआ, फिर बेटा भाग 4 में क्या मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, भाग 4 में आर्टिकल 51A के को जोड़ा गया। क्लियर है बेटा? यहां तक क्या क्या चेंजेस हुए? मौलिक कर्तव्य में बेटा जो है आर्टिकल नहीं है, सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य थे। संविधान के 86वां संविधान संशोधन से पहले जो है मौलिक कर्तव्य कितने थे बेटा हमारे पास? पहले जो थे 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन 86वां संविधान संशोधन के बाद 11 मौलिक कर्तव्य हो गए बेटा, है ना? ये सारी चीजें थी। तो मैंने क्या बताया बेटा, कुल मिला के संविधान के 4 भाग को मैं लेके चल रहा हूं। भाग 1 में क्या था, राज्य और संघ और राज्य की सीमा के बारे में बात करते हैं। भाग 2 में क्या होता है बेटा, सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में बात चलती है। भाग 3 में क्या होता है बेटा, मौलिक अधिकारों के बारे में बात चलती है। भाग 4 में क्या चलता है बेटा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात चलती है। भाग 4A में क्या होता है बेटा, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, है ना? तो पहले जो है 2002 से पहले मौलिक कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ 10 हुआ करते थे। 11वां मौलिक कर्तव्य ये 51A को जोड़ा गया। ठीक है बेटा? तो यहां तक सबको क्लियर है? कौन कौन से आर्टिकल कहां तक आर्टिकल क्लियर हो रहा है बेटा? आर्टिकल जो है 1 to 4 राज्य और संघ की सीमा के ऊपर है। भाग 2 नागरिकता सिटीजनशिप के ऊपर है। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 to 35 है ना? और आर्टिकल भाग 3 में आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जो क्या बोला बेटा, जिसने ये बोला कि जो हमारे जो बच्चे हैं ना, बच्चे, छोटे बच्चे है ना, 6 to 14 ईयर के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, है ना, अनिवार्य शिक्षा दी गई। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई। आर्टिकल 21 ने क्या बोला कि भैया जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं ना, उनको हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये गवर्नमेंट का राइट है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको बिना किसी पैसे की दिक्कत के उनको एजुकेशन उपलब्ध करवाना, है ना? लेकिन बेटा आर्टिकल 45 में, है ना, आर्टिकल 45 में ऑलरेडी ये बात लिखी हुई थी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एजुकेशन करवाना सरकार का कर्तव्य होगा, है ना? राज्य जो है ध्यान देगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन प्रिंसिपल्स था, ये मतलब एक सुझाव के रूप में लिखा हुआ था, है ना? आर्टिकल 45 में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे, सन 2000 से पहले की बात चल रही है, 2002 से पहले की बात चल रही है, उसमें क्या लिखा हुआ था, 6 से 14 साल के बच्चे जो हैं वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन नहीं लिखा था। 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना सरकार का कर्तव्य होगा, ये लिखा था, है ना बेटा? फिर क्या हुआ, भाग 4 मौलिक कर्तव्य क्या था बेटा, आर्टिकल 51A के भी जोड़ा गया। ठीक है? तो आई थिंक थोड़ा सा मिक्सअप हो जा रहा है ये, तो मैं एक लाइन में कवर करता हूं। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, 86वां संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं। ठीक है? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2002 में हुआ। तो बेटा 2002 के पहले, है ना, जो भाग 4 का जो आर्टिकल 45 है उसमें लिखा हुआ था 6 से
14 ईयर के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट को कराना चाहिए, है ना। लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन आया तो 2002 के बाद जो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन गवर्नमेंट को कराना चाहिए जो लिखा था ना, इस बात को शिफ्ट करके कहां लिख दिया गया बेटा, भाग 3 के आर्टिकल 21A एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें लिखा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना इंपॉर्टेंट है। क्यों किया गया ऐसे? क्योंकि बेटा भाग 4 जो है ना वो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करता है और भाग 3 जो है ना वो मौलिक अधिकार के बारे में बात चलता है। अच्छा, एक सेकंड, आप लोगों को जब मैं मौलिक अधिकार बोलता हूं, नीति निर्देशक तत्व बोलता हूं, मौलिक कर्तव्य बोलता हूं, तो आप सभी को सब चीज अलग अलग डिफ्रेंशिएट होती है ना? क्या अंतर है इसमें? चलो एक बार मैं बता देता हूं, ठीक है बेटा। प्यारे बच्चों, मौलिक अधिकार का यदि गवर्नमेंट के थ्रू या किसी भी पर्टिकुलर इंसान के थ्रू या किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके न्याय मांग सकते हैं। यह आपका अधिकार होता है बेटा। आपके मौलिक अधिकारों को कोई हनन नहीं कर सकता। समानता का अधिकार हो गया, है ना, ये सारी चीजें। इसीलिए जो है मौलिक अधिकार में ये पावर रहती है नागरिकों को कि वो गवर्नमेंट की, यदि गवर्नमेंट भी यदि मौलिक अधिकार का हनन करती है तो वो कहां जा सकती है, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके गवर्नमेंट के लिए चैलेंज कर सकती है, उनको स्यू कर सकती है ना। ये सपोर्ट रहता है। और जो भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना वो सिर्फ एक सजेशंस हैं। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और 1947 के बाद शिक्षा सिर्फ एक सलाह मात्र थी। मतलब शिक्षा हर इंसान को एजुकेट होना चाहिए ये जरूर सलाह दी जाती थी, लेकिन एक्चुअल में वो चीज इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। इसलिए हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने आर्टिकल 45 जोड़ा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में और ये बोला गया राज्यों को कि राज्यों तुम्हारा जो है एक कर्तव्य होगा कि तुमको 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन करानी चाहिए, है ना। लेकिन नहीं कराओगे तो तुम पे कोई वाद नहीं कर सकता, तुम पे कोई केस नहीं कर सकता, है ना। तुम्हारे ऊपर है, तुम कराओ तो ठीक, ना कराओ तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बोला गया था, है ना। फिर आता है बेटा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो होता है ना बेटा, मौलिक कर्तव्य किसे बोलते हैं? मौलिक कर्तव्य वे कर्तव्य होते हैं जो इस देश के नागरिक होने के लिए हमको उसको कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। सर नहीं करेंगे तो क्या? कुछ नहीं होगा। कितने लोगों को लगता है कि यदि मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो हमको ज्यादा दिक्कत नहीं है? मौलिक कर्तव्य मतलब क्या होता है बेटा? राष्ट्रगान का सम्मान करना, एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, हमारे जो इन्वायरमेंट है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, सरकारी संपत्तियों को प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य में आते हैं। मेरे को बताओ, तो मौलिक कर्तव्य यदि तुम फॉलो नहीं करोगे तो क्या तुमको जेल हो जाएगी? इसका आंसर है बेटा यस, बट सम कंडीशंस आर अप्लाइड। मौलिक कर्तव्य जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उन 11 मौलिक कर्तव्यों के लिए अलग से एक एक्ट पास किया गया है हर एक मौलिक कर्तव्य के लिए। एजुकेशन से रिलेटेड मौलिक कर्तव्य क्या पास किया गया? राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया गया। इन्वायरमेंट की रक्षा के लिए कौन सा, इन्वायरमेंट की रक्षा के लिए क्या पास किया गया? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया। भले ही आप मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुसार आपको जेल नहीं होगी, उनको सजा नहीं होगी, लेकिन जो एक्चुअल में जो उस मौलिक कर्तव्य को
करवाने के लिए जो एक्ट बने हैं ना बेटा, उसमें भारी भरकम सजाएं दी गई है, उसमें पेनाल्टीज दी गई है, उस पर फिर आपको धाराएं लग सकती है। तो समझ में आया बेटा क्यों हमारे जो 86 संविधान संशोधन क्यों किया गया? भाग 4 में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन गवर्नमेंट को कराना चाहिए की जो सलाह थी, उसको बेटा भाग 3 में आर्टिकल 21A बनाकर मैंडेटरी पार्ट किया गया, मौलिक अधिकार बनाया गया भाग 3 में जोड़कर बेटा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में भाग 3 में आर्टिकल 21A जोड़कर 6 से 14 ईयर के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मौलिक अधिकार के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है ना बेटा। तो इस वजह से जो 86वां संविधान संशोधन किया गया। अब बारी आती है बेटा भाग 4A की, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन में ये शिक्षा से रिलेटेड 3 अमेंडमेंट किए गए थे। पहला क्या था कि भैया भाग 3 में आर्टिकल 21A जोड़ना, जिसमें क्या था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाना चाहिए। सेकेंड अमेंडमेंट क्या था? भाग 4 में जो आर्टिकल 45 था ना, ये आर्टिकल 45 भी यही बोलता था कि भैया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन देना, लेकिन ये बात तो हमने शिफ्ट कर दी किसमें? भाग 3 में आर्टिकल 21A में। तो ये जो आर्टिकल 45 था ना, इसलिए ब्लैंक हो गया। तो 86वां संविधान संशोधन में एक चीज और ऐड हुआ, आर्टिकल 45 में क्या ऐड किया गया बेटा? क्या ऐड किया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये देखो, ये ऐड किया गया। इसमें 6 साल से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और आंगनबाड़ी बालवाड़ी शिक्षा का जिम्मा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में डाल दिया गया है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या क्या डाला गया? ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी। ये सजेशन डाला गया कि भैया 0 से 6 साल के बच्चों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराओ, पोषण की सुविधा उपलब्ध कराओ, आंगनबाड़ी की सुविधा उपलब्ध कराओ। ये आर्टिकल 45 में परिवर्तन किया गया। कब? 86वां संविधान संशोधन में, है ना बेटा। जब हम ये बोर्ड वर्क को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको वो सारी चीजें एकदम इजी लगेगी, है ना बेटा। अब देखो 86वें संविधान संशोधन क्या गया? आंगनबाड़ी लिख दूंगा तो चलेगा? आंगनबाड़ी किनके लिए बेटा? 0 से 6 ईयर के जो बच्चे थे उनके लिए, है ना। देख रेख, स्वास्थ्य, है ना। ये सारी बातें आर्टिकल 45 में लिखी गई, क्योंकि आर्टिकल 45 की बात को शिफ्ट करके आर्टिकल 21A में डाल दिया गया। तो आर्टिकल 45 रिक्त हो गया। तो रिक्त हो गया तो क्या बोला गया कि भैया ये राज्य को करना चाहिए। आंगनबाड़ी 0 से 6 वर्ष के बच्चों को देख रेख करना है, आंगनबाड़ी खोलना है, स्वास्थ्य से रिलेटेड सुविधाएं देना है ना बेटा। फिर देखो तीसरा अमेंडमेंट क्या किया गया बेटा? एक अमेंडमेंट तो ये हुआ 45 जो भाग 4 का जो कंपल्सरी एजुकेशन करवाना चाहिए, इसको हटा के क्या किया गया बेटा? आंगनबाड़ी की सुविधा उपलब्ध कराओ, ये बोला गया, है ना। अब तीसरा अमेंडमेंट क्या था बेटा? ये देखो तीसरा अमेंडमेंट क्या था। तीसरा अमेंडमेंट जो है मैं थोड़ा सा ऑरेंज प्लेस में लिख लेता हूं। तीसरा अमेंडमेंट ये था कि मौलिक कर्तव्यों में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, है ना बेटा। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ के क्या जोड़ा गया? आपका आर्टिकल 51A के जोड़ा गया, है ना बेटा। ये क्या बोलता है? ये बोलता है भैया कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, उनको स्कूल भेजना, ये उनके माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी होगी, ये बोला गया बेटा। ठीक है। तो 86वां संविधान संशोधन में क्या क्या अमेंडमेंट किए गए बेटा? भाग 3 में आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 ईयर के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात कही गई कि इनको करना मौलिक अधिकार होगा, उनका कोई हनन नहीं कर सकता। यदि बच्चा नहीं जा रहा है तो बिल्कुल आप कहीं भी देखेंगे किसी बच्चे को बाल श्रम करते हुए तो आप उनके माता पिता पे या फिर ऑर्गेनाइजेशन पे केस कर सकते हैं। मौलिक अधिकार, ये बच्चे को मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है बोल के, है ना। दूसरा संविधान संशोधन क्या था बेटा?
दूसरा संविधान संशोधन क्या था, 86वां का संविधान संशोधन का दूसरा पार्ट क्या था, आर्टिकल 45 की जो बात थी उसको भाग 3 में जो शिफ्ट किया गया आर्टिकल 21 में, और भाग 4 में क्या लिखा गया 45 में कि भैया 0 से 6 साल के बच्चों के लिए, 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं ना, 0 से 6 साल के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी और बाकी चीजों की व्यवस्था की गई। 0 से 6 साल के बच्चों के लिए क्या किया गया, आंगनबाड़ी की व्यवस्था की गई। ये उसका दूसरा पार्ट था बेटा। तीसरा पार्ट क्या है बेटा, 2002 86 संविधान संशोधन में आर्टिकल 51A को इंट्रोड्यूस किया गया, 51A के को इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें क्या लिखा था, उसमें ये लिखा था कि माता पिता का जिम्मेदारी होगा कि बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है तो घर में बैठा है तो बैठा क्यों है, ये भी देखने के लिए, है ना, उसको एजुकेशन के लिए स्कूल भेजो, ये मौलिक कर्तव्य था बेटा। ये सारी बातें थी बेटा। तो क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को, हैं? फिर से देख लो तुम लोग, 86वां संविधान संशोधन में क्या क्या अमेंडमेंट हुए बेटा। वैसे तो मैंने लिख लिया था, ये जो पार्ट मैंने तुम लोग को संविधान वाला बताया ये मेरे को अभी अभी ध्यान आया तो मैंने सोचा तुमको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। बाकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें तो मैं स्लाइड में कवर कर ही देता हूँ बेटा, है ना। तो देखो संविधान का 86वां संविधान संशोधन 2001 क्या बोला, मुख्य परिवर्तन क्या हुआ बेटा, अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया जो क्या बोलता है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है। अनुच्छेद 45 क्या बोला बेटा, अनुच्छेद 45 क्या बोला, इसमें 6 साल से छोटे बच्चों को, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य, पोषण, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी शिक्षा का जिम्मा जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्वों में चीजों को लिखा होना सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए सजेशन मात्र है। गवर्नमेंट चाहे तो वो प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट ना चाहे तो प्रोवाइड नहीं करेगी। सर ऐसा कैसे बोल रहे हो, वहां लिखा है तो करना तो पड़ेगा गवर्नमेंट का। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट जो है नीति निर्देशक तत्वों का पालन करना उसकी मजबूरी है। कोई भी रूलिंग पार्टी ये थोड़ी चाहेगी कि वो अपने नेक्स्ट क्या बोलना चाहिए, इसी साल जितना भी कमाना है कमा लो, जितना सेवा देना है दे लो, उसके बाद नेक्स्ट ईयर तो हम हार जाएंगे। ऐसा कोई पार्टी नहीं चाहती। हमेशा पार्टी चाहती है, हमेशा चुनाव की पार्टी यही चाहती है कि भैया इस साल मेरी सरकार बनी है तो अगले साल भी मेरी सरकार बने, है ना बेटा। तो वो हमेशा ऐसा काम करती ही है। नीति निर्देशक तत्व में जो चीज़ें लिखी रहती है ना उसका 80 से 90% काम होता ही है ना, लेकिन ये उनकी इच्छा के ऊपर होता है। यदि तो एक बच्चे ने क्या पूछ रहे हो बेटा, अच्छा सर यदि नीति निर्देशक तत्वों का पालन राज्य ना करे तो, नो ना करे तो बेटा जनता जनार्दन उनकी जो सबसे ऊपर जो है ना, हमारे लोकतंत्र है, लोकतंत्र उसको सजा देता है। लोकतंत्र क्या बोलता है, अगली बार तुमको वोट देंगे ही नहीं, तुम तो हमारे लिए आंगनबाड़ी भी नहीं खोल रहे हो, तुम्हारे लिए बेसिक सुविधाएं नहीं दे रहे हो तो तुमको वोट क्यों दें, हमारे स्टूडेंट्स की रक्षा ही नहीं कर पा रहे हो तो तुमको वोट क्यों दें। ये सारी चीजें कौन बोलेगा बेटा, नागरिक बोलेंगे, है ना बेटा। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अनुच्छेद 45 में परिवर्तन ये हुआ। तीसरा क्या था बेटा, तीसरा परिवर्तन नीतिगत कर्तव्य में परिवर्तन हुआ। अनुच्छेद 51A में, जो 51A में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। क्या 11वां कर्तव्य क्या था बेटा, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, नागरिक में से माता पिता या अभिभावक इंक्लूड है ना, कि वह अपने बच्चों की 6 से 14 वर्ष की उम्र में शिक्षा दिलाए। ठीक है बेटा, ये था 11वां कर्तव्य जोड़ा गया। तो ये 3 बातें इंपॉर्टेंट थी बेटा। और अनुच्छेद 21 जो है भाग 3 में है ये, है ना। अनुच्छेद 45 क्या था बेटा, ये भाग 4 में जोड़ा गया। और ये कहाँ गया, ये भाग जो है इसमें 4A में जोड़ा गया। तो कुल मिला के आप लोगों को 86वां संविधान संशोधन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आई होप मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं। देखो शुरू में मैंने बोला, देखो क्या एक बार रिवाइज कर देते हैं। 1947 में देखो आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1949 को हमारा जब संविधान रेडी हुआ तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। तो जब लागू किया गया तो उसमें 22 भाग थे। उन 22 भाग में से जो पहले भाग क्या था, संघ और राज्य की सीमा, जो आर्टिकल 1 to 4 की बात करता था। भाग 2 में क्या था, नागरिकता की बात की गई थी, सिटीजनशिप में कौन इंसान जो है भारत का नागरिक हो सकता है। इसमें आर्टिकल क्या थी, 5 to 11 था बेटा, है ना। 5 to 11 की बात की गई थी, है ना बेटा। फिर भाग 3 में क्या था बेटा, मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई थी। यही हमारा सुपर हीरो था, इसलिए हमेशा लिखा होगा भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन के में संविधान के भाग 3 है ना के आर्टिकल 21A में लिखा है
कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को प्रोवाइड करवाना है। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें थी। फिर हमने क्या देखा, हमने भाग 4 देखा। भाग 4 में क्या देखा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, उसमें से आर्टिकल जो है 36 to 51 तक कवर करता है ये, जिसमें से आर्टिकल 45 जो है क्या बोलता था, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना चाहिए, सरकार का ये कर्तव्य है ना। सिर्फ सजेशन मात्र था, उस सजेशन को क्या बोला, कंपल्सरी राइट बनाया गया भाग 3 में जोड़कर, है ना बेटा। तो आर्टिकल 45 में खाली होगी जगह, तो क्या बोला गया आर्टिकल 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों को हम क्या करना है, आंगनबाड़ी आप लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड करना है। नहीं कराएगी तो जनता अगले बार वोट नहीं देके उनको सजा देगी। सिर्फ और सिर्फ यही सजा है बेटा गवर्नमेंट की, ठीक है, कि उनको नेक्स्ट टाइम वोट ना दें, यही एक सजा होती है, और कोई सजा लोकतंत्र में ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। ये चीज रहता है, लोकतंत्र में बहुत कुछ है, लेकिन इस वाली चीज के लिए बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक। फिर आता है क्या बेटा, देखो भाग 4A मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य में क्या था, 10 मौलिक कर्तव्य थे, 11वां मौलिक कर्तव्य 66 संविधान संशोधन में जोड़ा गया आर्टिकल 51A के में, है ना। क्या बोला गया कि भैया 6 से 14 साल के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन तो कर दिए, लेकिन उनको देख रेख में स्कूल भेजने की जिम्मेदारी किसकी होगी, माता पिता की होगी, अभिभावकों की होगी, ये बोला गया। क्लियर है बेटा, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। पहला पार्ट मैंने आप लोगों को क्या बताया, भाग 3, फिर क्या बताया भाग 4, फिर क्या बताया भाग 4A बताया, ये सारी चीजें थी। क्लियर है बेटा, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर क्या देखने वाले थे हम लोग बेटा, संविधान संशोधन में, है ना। आर्टिकल्स जो मैंने बता रहे हैं बेटा, वो आर्टिकल्स आपको याद करना है, सही जोड़ी में पूछ सकता है, वनडे एग्जाम में भी पूछ सकता है, ठीक है। आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग को अब जो है बाल विकास जो है का कुछ पार्ट जो है अब तो ऑलरेडी एग्जाम में भी आने स्टार्ट हो गए हैं, तो व्यापम के बच्चे भी जो देख रहे हैं वो भी बेटा इस क्लास को बहुत ही सीरियसली वे में देखें, है ना। तो ये सारी चीजें थी बेटा। फिर देखो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 19 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, याद करो जब मैं अभी संविधान संशोधन 86 संविधान संशोधन 2002 पढ़ा रहा था, तो मैं बात कर रहा था किसका, मैं ये बोल रहा था कि मौलिक कर्तव्य जो हैं उनको जो है हम डायरेक्टली यदि हम मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट जो है हमको सजा नहीं दे सकती, या हम किसी को सजा नहीं दिलवा सकते तुम मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ कब तक, सिर्फ और सिर्फ तब तक जब तक कि उस पर्टिकुलर मौलिक कर्तव्य के लिए कोई एक्ट ना आ जाए, है ना बेटा। जब कभी भी हमारे पार्लियामेंट में कोई भी बिल एक्ट बनता है तो उसका प्रोसेस ये होता है बेटा, सबसे पहले वो नॉर्मल बिल होता है, बिल पेश किया जाता है ना, उसको राज्यसभा और क्या बोलना चाहिए आपका लोकसभा में पेश किया जाता है। जब वो दोनों में पेश करने के बाद वो दोनों में पास हो जाता है अपने पूर्ण जो भी बहुमत होते हैं उससे पर्टिकुलर बहुमत से, तो उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं, राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के बाद राष्ट्रीय पत्र में उसको क्या बोलना चाहिए पब्लिश किया जाता है। उसके बाद फिर बेटा एक पर्टिकुलर डेट को ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि हम इस डेट से इस एक्ट को लागू कर रहे हैं। तो बेटा राइट टू एजुकेशन एक्ट इसलिए लाया गया, क्यों लाया गया, इसके पीछे एक कहानी है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, है ना बेटा, 1947 में जब ये हमारा देश आजाद हुआ तो भैया हमारे जो लिटरेसी रेट था, लिटरेसी रेट था जो था, है ना, वो 20% से भी कम था। चिंता का विषय था। जैसा कि मैंने बताया शिक्षा सिर्फ और सिर्फ क्या थी, शिक्षा एक सलाह मात्र थी, है ना बेटा। तो शिक्षा जब एक सलाह मात्र थी तो उस टाइम हमारा जो कर्तव्य था, उस टाइम जो भी हमारे वो थे, है ना, कौन थे बेटा, जो हमारे एक्चुअल में जो क्या बोलना चाहिए जो नेतागण थे उन्होंने 45 में इंक्लूड कर दिया था, है ना, ये सारी चीजें। लेकिन हुआ क्या,
स्टार्ट करते हैं, है ना बेटा। क्या बोल रहा हूं मैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट से पहले बेटा, जो आपका जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट से पहले पुराना जो हमारे 1947 से 2008 तक बोल के चलोगे तो भी चलेगा, शिक्षा पाना परिवार के आर्थिक स्थिति पे निर्भर था। लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट ने शिक्षा को घर घर तक पहुंचाया, हर गांव तक पहुंचाया, हर एक उस कस्बे तक पहुंचाया जहां उस बच्चे को नीड थी, है ना बेटा। तो राइट टू एजुकेशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है पहले ये देख लेते हैं, फिर मैं आपको कहानी बता दूंगा इसका, ठीक है बेटा। तो देखो, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में क्या था, कब लागू हुआ बेटा, राज्यसभा में पारित कब हुआ, 20 जुलाई 2009 को। लोकसभा में पारित कब हुआ बेटा, 4 अगस्त 2009 को। जिसमें 38 धाराएं हैं बेटा। 38 धाराओं के साथ साथ क्या है बेटा, 38 धाराओं के साथ साथ 7 अध्याय हैं। कोई भी एक्ट जो होता है बेटा, जैसे आप लोगों का बुक होता है ना, बुक में जैसे चैप्टर्स होते हैं, फिर उनके ऊपर जो है सब चैप्टर्स होते हैं, वैसे ही कोई भी कानून बनता है तो उसको अध्यायों में और धाराओं में बांटा जाता है ताकि उसको समझने में आसानी हो, ठीक है बेटा। क्लियर है बेटा, तुम क्या बोल रहे हो भाई। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो बेटा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा भी इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट में जोड़ा गया, 86 अमेंडमेंट को इम्प्लाई करने के लिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा और बालक केंद्रीय होगा। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में, हिंदी भाषा में सीखेगा हमारा बच्चा। शिक्षा क्या होगा, बालक केंद्रीय शिक्षा की बात कही गई। जो कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल हैं उनको 1 किलोमीटर दूर रखने की बात कही गई, मतलब उसका जो स्कूल का दायरा है 1 किलोमीटर दूर रहेगा। कक्षा 6 से 8 मतलब 3 किलोमीटर तक दूर होगा, ये बात कही गई। मतलब 6 से 8 जो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे हैं उनका जो स्कूल है उनके घर से 3 किलोमीटर के दायरे में होगा, ये बात कही गई। इसमें यह भी बोला गया एक शिक्षक जो है एक सप्ताह में 45 आवर शिक्षण घंटे होंगे। आज भी यदि आप जब शिक्षक बनते हैं या प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं या प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो आपको 7.5 घंटे की ड्यूटी, 6.5 घंटे की ड्यूटी तो करनी ही पड़ती है बेटा, है ना। तो 7.5 घंटे की जो ड्यूटी है उसको 6 डे से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 आ जाएगा। करके देखो, जहां तक मुझे लग रहा है 45 डिवाइड बाई 6 कर रहा हूँ तो 45 डिवाइड बाई 6 कर रहा हूँ तो 7.5 आ रहा है। फिर क्या है बेटा, निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग हेतु 25 सीटें आरक्षित की गई। 25 सीटें आरक्षित की गई इन द सेंस, भैया जो 25% वाला चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, है ना। फिर क्या बोला, छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में बात की गई, बिल्कुल सही बात है। छात्र शिक्षक अनुपात में क्या था बेटा, प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 तक के बच्चे होंगे तो उनका जो रेशियो है 30:1 होगा। यदि बच्चे जो हैं 200 से अधिक हैं, है ना, बच्चों की संख्या 200 से अधिक है प्राथमिक स्तर पर, तो उनका जो रेशियो है 40:1 हो जाएगा, है ना। यदि उच्च प्राथमिक स्तर है, 6वीं से 8वीं तक के बच्चे हैं, तो उनमें 35 बच्चों में एक शिक्षक होगा। प्राथमिक स्तर है तो 30 बच्चों में एक शिक्षक होगा। लेकिन बच्चे उस स्कूल में 200 से ज्यादा बच्चे हैं तो वहां पे क्या होगा बेटा, 40 बच्चों में एक शिक्षक होगा, है ना। आज कभी भी आप सीबीएसई स्कूल में जाते हैं किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए तो आपको 40 बच्चों की एक क्लास मिलती है। क्या गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं तो वहां 40 बच्चों की क्लास रहती है, क्योंकि वहां बच्चे जो हैं 200 से ज्यादा होते हैं, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी बेटा। अब आते हैं बेटा राइट टू एजुकेशन एक्ट की कहानी के ऊपर। सर आप कहानी बोल रहे थे कुछ, हाँ याद है बेटा मुझे, चलो बता रहा हूं। राइट टू एजुकेशन एक्ट से पहले ना बेटा, है ना, उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के ऊपर एक केस लॉ था। कृष्णन वर्सेस, उन्नी कृष्णन वर्सेस आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, है ना।
जिसमें सरकार ने क्या बोला बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भैया 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तो देना ही देना है ना, ये बात कही गई बेटा, है कि नहीं। फिर क्या आया बेटा, सर्व शिक्षा अभियान आया, याद होगा आप लोगों को, सर्व शिक्षा अभियान आया, अटल जी लेके आए। सर्व शिक्षा अभियान कब फॉलो होता, जब हर एक इंसान एजुकेटेड होता, है ना बेटा, जब हर एक इंसान एजुकेटेड होता तभी गांव गांव तक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा वाली बात सफल होती। फिर क्या आया बेटा, 86वां संविधान संशोधन, है ना, संविधान संशोधन आया, 86वां संविधान संशोधन आया बेटा, है ना। फिर क्या आया बेटा, उसके बाद आया बेटा राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। इसमें 14 साल, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया 14 साल तक के बच्चे, 19 में एक बच्चा था जैसे कंपलसरी एजुकेशन फीस नहीं थी उसके पास, बल्कि पढ़ना चाहता था लेकिन गवर्नमेंट उसको पढ़ने नहीं दे रही थी। हुआ क्या, 19 में लॉयर के सहारे जो है उसने केस लड़ा और अपनी बात जो है मनवा ली। तो 19 कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का ये केस था बेटा, है ना। सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाना चाहिए। फिर सर्व शिक्षा अभियान आया। सर्व शिक्षा अभियान कब आया बेटा, है ना, कब आया सर्व शिक्षा अभियान, 2001 में आएगा ना बेटा, 2001 में, बिल्कुल यार, एडवर्टाइजमेंट टीवी में देखते होंगे आप लोग। ये कब आया, 1993 में आया, है ना। 66वां संविधान संशोधन ये बेटा 2002 में आया। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया बेटा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया, है ना। कब कब पास हुआ, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, ठीक है बेटा, क्लियर है। हाँ, अब राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया क्यों गया, है ना, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि 86वां संविधान संशोधन में ये तो बोल दिया गया कि मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकारों का पालन करने पर हर बार जरूरी थोड़ी है कि मौलिक अधिकार का पालन करने पर आप जेल जाओ, तो जेल जाओ, है ना। तो उस जो अमेंडमेंट हुआ था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और आर्टिकल 45 की बात को मनवाने के लिए और मौलिक कर्तव्यों का वहन करवाने के लिए जरूरी था। क्योंकि बेटा इसके आने के बाद जो है इसमें जो है क्या क्या कवर किया, इसने ये भी कवर किया कि भैया जो एजुकेशन का लेवल है वो किस प्रकार से मेंटेन होगा, एजुकेशन जो करवा रहे हैं हम वो किस प्रकार से सही सही करवाएंगे, है ना, टीचर को किस प्रकार से एजुकेशन देना है, ये सारी बातें कही गई, है ना। लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट उसके बावजूद भी असफल रहा। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे बेटा। कौन कौन से कारण थे बेटा उसके पीछे, इसके पीछे कारण क्या क्या थे बेटा। मुख्य बदलाव और सफलताएं में हम लोग देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे, सबसे पहले तो भैया स्कूल में नामांकन रेशियो बढ़ गया। राइट टू एजुकेशन 2009 आने के बाद कौन कौन सी सफलताएं थी, क्या क्या सफलताएं थी बेटा। इनरोलमेंट का जो है ना, नामांकन जो होता था बच्चों का नामांकन बढ़ गया बेटा। कितना बढ़ गया बेटा, 98% तक नामांकन होने लग गया, है ना। जो बच्चे चले जाते थे, जो बच्चे पढ़ते ही नहीं थे, उनका जो है स्कूल में नामांकन स्टार्ट हो गया बेटा, ठीक है। फिर क्या सफलताएं थी, 25% इकोनॉमिक EWS कैटेगरी में रखा गया। अच्छा, अरे आप इस पढ़ाओ बोला बंद कर, उसको बंद कर। अरे चूहा है उसमें, बंद कर। मैं बोला था ना सुबह में क्या है, ठीक है क्लास ऑफ कर वो वाला चल रहा है, वो वाला चल रहा है।
बोला क्या हो गया यार, इतना अचानक से क्या बज रहा है, बोल रहा था। ठीक है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से रिकॉर्ड करना, अभी तक जो भी था उसको डिलीट कर देना। तो सबसे पहली सफलता क्या थी बेटा? बच्चों का नामांकन जो है 98% हो गया। 25% ईडब्ल्यूएस, मतलब जो क्लास 1 to 2 है जो है इस क्लास में, जो प्राइमरी लेवल की जो क्लास है उसमें 25% इकोनॉमिक वीक सेक्शंस के लिए रखा गया। मतलब जो भी थे इकोनॉमिक वीक सेक्शन में जो आते थे बच्चे, है ना, जो गरीब बच्चे थे, जो अच्छे बड़े स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके लिए क्या किया गया? 25% इकोनॉमिक वीक सेक्शन के लिए सेक्शन रखा गया। थर्ड क्या था बेटा? थर्ड ये था कि भैया 1 किलोमीटर फॉर 1 to 5 एंड 3 किलोमीटर फॉर 5 to 8, 6 to 8 स्कूल का दायरा सेट कर दिया गया। ये एक बेस्ट चीज थी, है ना बेटा। इसमें जो है कालखंड के बारे में बता दिया गया। कालखंड के बारे में, जो कालखंड है सप्ताह में क्या करेगा? एक सप्ताह में शिक्षक, एक सप्ताह में शिक्षक 45 आवर की क्लास लेगा, ये बोला गया, है ना। पांचवी सफलता क्या थी बेटा? इसको मैं सफलता और असफलता दोनों मानूंगा, है ना। पांचवी सफलता क्या थी बेटा? नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में बात की गई थी। नो डिटेंशन पॉलिसी मतलब क्लास 1 to 8 किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। नो डिटेंशन पॉलिसी इन द सेंस फेल नहीं किया जाएगा क्लास 1 to 8 तक के बच्चों को। होता क्या था बेटा? होता ये था ना पहले कि बच्चे जो होते थे ना, वो बच्चों में पढ़ने के लिए स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन की बात तो देखो 18 से चल रही है। तो हर एक क्या बोलना चाहिए, अभिभावक को पता था कि भैया हमारा बच्चा जो स्कूल जाएगा। छोटा था तो स्कूल जाता था, बड़ा होने के बाद पता नहीं क्या कर रहा है। 5वीं तक तो बच्चे जाते थे, कई बच्चे तीसरी तक में ही छोड़ देते थे। तो होता क्या था बेटा? ड्रॉप आउट रेशियो जो था ना, ड्रॉप आउट रेशियो वो कम हुआ इससे, है ना। ये सारी चीजें 5 जो है क्या थी, मैंने आप लोगों को एक ओवरऑल एक इंफॉर्मेशन दिया कि राइट टू एजुकेशन से सफलताएं क्या क्या थी। अब हम बात करते हैं इसकी असफलताओं पे, जो चीजें हम लोग को जाननी चाहिए बेटा, है ना। RTE 2009 की असफलता क्या क्या थी बेटा? असफलता, पहला शिक्षा का गिरता स्तर। क्योंकि बेटा राइट टू एजुकेशन एक्ट में यह बोला गया कि एक पहली से 8वीं तक के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन दे दिया जाएगा और उनको फेल भी नहीं किया जाएगा। तो बच्चों में जो है फेल होने का डर वो खत्म हो गया। नामांकन रेशियो तो बढ़ गया, लेकिन फेल होने का डर जो है वो खत्म हो गया। अभिभावक भी बोलते थे कि हाँ चलो बच्चा खेल रहा है, पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 8वीं तक तो कोई फेल करेगा नहीं। इससे होता क्या था, जैसे ही बच्चा क्लास 9 में जाता था पहली बार फेल हो जाता था।
ये सारी चीजें होती थी, ठीक है। तो दूसरी जो असफलता थी, जो मैं मानता हूं इसको, वो थी बेटा नो डिटेंशन पॉलिसी। वही फिजिक्स 1st to 8 तक वो नो फेल, है ना बेटा। तीसरी क्या थी बेटा, योग्य शिक्षक की कमी। क्यों? क्योंकि राइट टू एजुकेशन ने सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के दायित्व बताए, उस टीचर्स को कैसे ट्रेन करना है ये नहीं बताया। तो ये उसकी सबसे बड़ी खामी थी बेटा, है ना। फिर क्या था, फिर था बेटा जो निजी स्कूल थे उनको क्या बोला गया था, 25% जो है आप EWS कैटेगरी रखना। लेकिन होता क्या था, प्राइमरी लेवल पे जो है जो बच्चे 25% EWS कैटेगरी में प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लेते थे, है ना, उनको या तो थोड़ी सी गिरी हुई नजरों से देखा जाता था, ओछी नजरों से देखा जाता था, उनको थोड़ा परेशान किया जाता था, ये सब प्रॉब्लम्स आने लगी थी। या फिर 25% जो इकोनॉमिक वीक सेक्शंस के लिए जो कोटा था, उसको भी प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते थे, वो एक्सेप्ट नहीं करते थे यार, आनाकानी करते थे, क्योंकि पैसे जो है बहुत लेट से मिलते थे। इस वजह से जो है लोग तुरंत पैसा चाहिए करके 25% में भी निजी स्कूल में बच्चों को एडमिशन देने लग जाते थे। ये सारी चीजें थी, है ना बेटा। फिर क्या था बेटा, नौकरशाही और बजट। जो नौकरशाही और बजट की धीमी प्रक्रिया, जो पांचवा प्रॉब्लम था, जो चौथे प्रॉब्लम का कारण होता था, नौकरशाही और क्या बेटा, बजट का धीमा प्रोसेस, है ना। नौकरशाही और बजट का धीमा प्रोसेस। क्यों बेटा? क्योंकि देखो उस टाइम डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था ना उतना ज्यादा, लोग ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करते थे लेकिन बैंक के थ्रू करते थे, यूपीआई नहीं आया था उस टाइम, है ना। तो उससे होता क्या था, बीच में लोग नौकरशाही इन द सेंस कमीशन वमीशन खाते जाते थे, है ना। जैसे कि राजीव गांधी जी ने बोलता था, वो बोलते थे कि मैं जब 100 रुपए भेजता हूं गरीबों के जेब में, तो उनको सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 रुपए ही मिलता है, बाकी 98-99 रुपीज कहाँ जाता है उनको पता ही नहीं था। तो ये हाल थी बेटा, ये उसकी कमियां थी, है ना। इस कमियों को दूर करने के लिए, है ना, इस कमियों को दूर करने के लिए बेटा कौन आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया। एनईपी ने भर भर की बात किया कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दे दो दे दो दे दो, लेकिन भैया जो 0 से 6 साल के बच्चे थे उनको भी ध्यान दो। भैया जो 14 से 18 साल की एज, जो क्रीम एज होती है हर इंसान की लाइफ की, उसमें क्या ध्यान देना है, कैसे पढ़ाना है, इसके बारे में कोई बात नहीं कही गई थी। ये सारी चीजें थी, है ना बेटा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सारी चीजों को दूर किया गया, है ना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या हुआ, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो थी, है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए बात कही गई थी, है ना बेटा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, क्योंकि आई थिंक ये लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है। 86वां संविधान संशोधन समझ लिए, बहुत अच्छी बात है। राइट टू एजुकेशन एक्ट समझ लिए, उसके मेन पॉइंट समझ लिए, वो बहुत अच्छी बात है ना। तो आप लोगों को क्या करना है बेटा इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना है, और इस लेक्चर को देखने के बाद हम जब नेक्स्ट लेक्चर में स्विच करेंगे तो आप लोगों को ये सारी चीजें अंडरस्टैंड होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।